हो गया? अरुण, एक मिनट के लिए बुला दो। मेरा नहीं दिख रहा स्क्रीन। अभी स्क्रीन शेयर कहाँ गया? शेयर है ना, ये ना you want to keep your ink discard here. ये ऐसा वाला भी दिखाना चाहिए। ये वो क्या एक चीज और चेक करते हैं, सभी लोग को हम वो करना चाह रहे हैं, बोल दे नहीं। अच्छा बोलना है सबको यहाँ से पार्टिसिपेंट्स यहाँ ओपन कीजिए, यहाँ से अभी बोल सकते हैं आप, सबको सुनाई देगा। बाद में यहाँ से म्यूट कर दीजिएगा, सब म्यूट कर देंगे तो सब लोग चुप हो जाएंगे। सब चुप हो जाएंगे। और अभी सब आप अभी सब सुन रहा होगा आपकी बात, तो आप बोल सकते हैं, वो भी बोल सकता है मतलब। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और गुड आफ्टरनून सर। हाँ ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे, अभी जो हम बोलेंगे वो आप सुनेंगे, और एक समय आएगा जब हम लोग इंडिविजुअली बात भी करेंगे आज के इस लेक्चर के चर्चा में। और ये चाहते हैं आप लोगों से कि सभी लोग आज अपना वीडियो ऑन रखें, ठीक है? और उसके बाद जब जिसको बोला जाएगा बोलने के लिए वही बोलेंगे, ठीक है? और आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। आज का लेक्चर जो है मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंपल इसलिए कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि कोई नई चीज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी आप लोग सब लोग अपना माइक को कर दीजिए, माइक बंद कर दें, जब जरूरत पड़ेगी तो हम खोल देंगे, ठीक है? अभी जो मैं कह रहा था कि आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक लिया गया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करना है, जाहिर है होम्योपैथिक में ही प्रैक्टिस करना है, जॉब भी पाना है तो भी प्रैक्टिस करना है, कॉलेज में जाना है तो पढ़ाना भी है, तो डिजीज और मेडिसिन और डॉक्टर, इन तीनों चीजों का संबंध लगातार रहेगा आपकी लाइफ में। तो होम्योपैथिक को समझने के लिए और डिजीज को समझने के लिए और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीज समझने के लिए जरूरी है कि आखिर होम्योपैथ क्या बिलीव करता है डिजीज के बारे में। इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है, अंडरस्टैंडिंग डिजीज एंड अंडरस्टैंडिंग डिजीज इन स्पेशली इन होम्योपैथी। और ये लेक्चर का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम पहले वो सारी बातें
छोटी छोटी बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी समझते हैं, और आप लोग पहले से भी बहुत समझदार हैं, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि आपका बैच तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिजीज इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथिक में जो क्लासिफिकेशन किया गया है डिजीज का होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 3 भाग में बांटा गया है। एक डिजीज सर्जिकल डिजीज है, एक डिजीज इंडिस्पोजिशन है, और एक डिजीज डायनेमिक डिजीज है। तो जो सर्जिकल डिजीज है वो हमारे डोमेन में नहीं आता। हमारे डोमेन में नहीं आता का मतलब होम्योपैथी से उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो होम्योपैथिक क्षेत्र से बाहर है। और हम बताएंगे कि कब कहाँ पर होम्योपैथी का रोल आ जाता है, कि हम लोग होम्योपैथिक से कौन से सर्जिकल डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दो सर्जिकल डिजीज, सेकंड है इंडिस्पोजिशन, और थर्ड है डायनेमिक डिजीज प्रॉपर। तो बेसिकली जो होम्योपैथी जो है वो डायनेमिक डिजीज प्रॉपर के लिए बना है, और यही हमारा क्षेत्र है, और यही होम्योपैथी का अपनी जो कुशलता, जो अपना दिखाना है कि हाँ होम्योपैथिक इफेक्टिव है, वो इसी डिजीज पर ही हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल डिजीज के बारे में जैसा कि अभी हमने कहा कि ये एक ऐसा डिजीज है जो कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, मीनिंग बाई कि so surgical diseases are not in the domain of homeopathic. Still there are several surgical cases which can be treated through homeopathic medicine and recovered well. कई ऐसे डिजीज हैं जो आप लोग देखते होंगे और हम लोग रेगुलर केस देखते हैं, आपके भी पेरेंट्स या कई लोग इस डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, एडेनोइडाइटिस है, लेपोमा है, फाइब्रोइडिनोमा है, रेनल कैल्कुलाई है। ये सारे डिजीज वास्तव में तो सर्जिकल ही है, लेकिन ये डिजीज हम होम्योपैथी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। तो दो तरह के डिजीज हुए, एक हुआ वैसा जो मेजर सर्जिकल डिजीज है जो कि हमारे क्षेत्र से बाहर है, और एक है जो ऐसे जंक्शन पे है कि जहां पर अभी टाइम भी है, इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत नहीं है, वहां पर हम अपना ट्रीटमेंट भी उनको दे सकते हैं, और ट्रीटमेंट दे करके हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे इसी तरह से बहुत कॉमन एक डिजीज है जो कि ज्यादातर होम्योपैथिक सिस्टम से लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, और वो है हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स। पाइल्स का भी ट्रीटमेंट सभी लोग होम्योपैथिक में लेना चाहते हैं, और होम्योपैथिक से ठीक भी होता है। तो वास्तव में होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग का ये दायरा नहीं है, हम लोग को वहाँ इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है जो सर्जिकल डिजीज है। लेकिन फिर भी कई डिजीज ऐसा है जो स्लो है और जिसमें इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, टाइम भी है, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जो थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग है। ऐसे डिजीज को हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं इनडिस्पोजिशन। तो इनडिस्पोजिशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, और वास्तव में क्या है इनडिस्पोजिशन, ये आप लोगों को मालूम है कि इनडिस्पोजिशन जो 150 नंबर एफोरिज्म में एक्सप्लेन किया गया है, और मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या लिखा है। मैं तो चाहता था कि आप लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की किताब लेकर साथ बैठे, पता नहीं बैठे हैं नहीं बैठे। नेक्स्ट टाइम जब क्लास हो हमारा, आप लोग ऑर्गेनन की किताब भी लेके बैठेंगे। हालांकि ऑर्गेनन का जो कंटेंट है उसका कुछ पार्ट्स तो मैं जरूर ही शो करूंगा। तो जो 150 नंबर एफोरिज्म में जो डॉक्टर हेनमन लिखते हैं रिगार्डिंग इनडिस्पोजिशन, इसमें है कि if a patient complains more or trivial symptoms that have been only observed short time previously, the physician should not regard this as a fully developed disease. जैसे कि अभी कल तक परसों तक सब ठीक था, अचानक कल से कुछ हो रहा है,
जो स्लाइट अल्टरेशन है, कुछ साधारण सी बात है, वो साधारण सी बात बताते हैं। जैसे आपने ओवर ईटिंग कर लिया, उससे पेट अपसेट है, कुछ रात में ज्यादा जग गए, उसके कारण हल्का सर भारी है, इन तरह की चीजों को, चूंकि ये सब डिजीज प्रॉपर नहीं है, ये इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा डाइट एंड रेजिमेन थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसकी वजह से ये डिजीज हुए हैं। तो ऐसे डिजीज को हम लोग डेवलप डिजीज नहीं मानते और इसको डिजीज कैटेगरी में रखते भी नहीं है। ऐसे डिजीज को हम लोग इनडिस्पोजिशन बोलते हैं, जिसको कहते हैं स्लाइट अल्टरेशन इन द हेल्थ। और इसको कोई मेडिकल एड की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट को कहेंगे थोड़ा सा, जिसको रेस्ट का जरूरत है रेस्ट बोल देंगे, जिसको डाइट के लिए मना करना होगा, हल्की डाइट लेने के लिए कहना होगा, उसको हल्की डाइट लेने के लिए कहेंगे। इस तरह से कह करके इनडिस्पोजिशन को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। तो इनडिस्पोजिशन वो पार्ट ऑफ सिकनेस है या इलनेस है जहां पर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल डाइट एंड रेजिमेन से ये ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। तो ये आपका इनडिस्पोजिशन के बारे में। तो हमने बताया था कि 3 पार्ट में, पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ डिजीज का वो 3 भाग में है। पहला सर्जिकल, दूसरा इनडिस्पोजिशन और तीसरा है डिजीज प्रॉपर। तो सर्जिकल डिजीज के बारे में हमने बताया और आपको इनडिस्पोजिशन के बारे में बताया। अब हम लोग देखते हैं कि जो डायनेमिक डिजीज प्रॉपर है वो कैसे डिजीज है। डायनेमिक डिजीज प्रॉपर का मतलब कि कौन से डिजीज है जो प्रॉपर डायनेमिक डिजीज होते हैं। तो उसमें 2 कैटेगरी में हैनीमैन साहब ने डिवाइड किया है, एक है एक्यूट डिजीज और एक है क्रॉनिक डिजीज। 2 तरह के डिजीज है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। और एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज के बारे में आप लोगों ने सेकेंड ईयर में 71 72 एफोरिज्म से आगे पढ़ चुका है, 83 84 तक। फिर भी एक स्लाइड हम लोग फटाफट एक्यूट डिजीज के बारे में हल्का से देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्यूट डिजीज क्या होते हैं। तो अब एक्यूट डिजीज की बात करें तो एक्यूट डिजीज को, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल डिजीज, स्पोरेडिक डिजीज और एपिडेमिक डिजीज। इंडिविजुअल डिजीज क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, उसके बहुत डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन फिर भी अब चर्चा निकली है तो थोड़ी बात बता देते हैं। इंडिविजुअल डिजीज वो डिजीज, अच्छा एक और खास बात बताना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक्यूट डिजीज जितना होता है सभी लेटेंट सोरा के एक्सप्लोशन से होता है और ये सूनर और लेटर अपने आप रिकवर भी कर जाते हैं, कहीं कहीं पे मेडिसिन की आवश्यकता होती है। तो इंडिविजुअल डिजीज वो डिजीज है जिसमें पेशेंट इंडिविजुअली सफर करता है, आप लोग ऐसा बोलते हैं, तो हर में तो पेशेंट इंडिविजुअली सफर करता है। कंडीशन इसका ये है कि एक ही सर्कमस्टांस में अगर 10 लोग हैं और 10 को 10 तरह का प्रॉब्लम हुआ, एक ही एक्साइटिंग फैक्टर, एक ही चीज के एक्साइटिंग फैक्टर से 10 पे इफेक्ट सेम लेवल पे पड़ा, बट द रिजल्टेंट इफेक्ट इज डिफरेंट। कहने का मतलब जो उसका आउटकम हुआ वो डिफरेंट है। तो ये कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 10 बच्चों को हमने धूप में बोल दिया कुछ काम करने के लिए और वो लोग काम कर रहे हैं लगातार, मान लीजिए 2 घंटे तक सबों ने काम किया। अब सबों को शाम होते होते कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मान लीजिए किसी को हेडेक हो गया, किसी को फीवर हो गया, किसी को लूज मोशन हो गया। तो सभी ये जो है, जरूरी नहीं कि 2 घंटा में सब इफेक्टेड भी हो जाए, लेकिन ये जो 3-4 एग्जाम्पल दिए ऐसे से अगर इफेक्टेड है और सबको एक समान नहीं हुआ, जबकि जो ओवर हीटिंग जो था, ये जो एक्साइटिंग फैक्टर था, जो कि फिजिकल इंप्रेशन और मेंटल इंप्रेशन के एक्साइटिंग फैक्टर से ये एक्यूट डिजीज का इंडिविजुअल डिजीज होता है। इसमें अलग अलग लोग अपने तरीके से, यानी कि इनका अपना कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी अपनी टेंडेंसी क्या है, अपनी ससेप्टिबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंगली ये लोग रिएक्ट करते हैं और वो शो करते हैं इंडिविजुअल डिजीज। ऐसा इंडिविजुअल डिजीज वास्तव में ये क्षणिक होता है और एक्सप्लोशन होता है लेटेंट सोरा का, और ये थोड़ी देर के अंदर ये खत्म भी हो जाता है अपने आप। ऐसे डिजीज को हम लोग इंडिविजुअल डिजीज कहते हैं। जबकि स्पोरेडिक डिजीज वो डिजीज है जहां पर कि इनका जो एक्साइटिंग काउज है वो टेलुरिक हो सकते हैं, मेटेरिक हो सकते हैं। टेलुरिक का मतलब है कि कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड वाटर, ये सब चीजों से ये होते हैं। और इसमें भी ऐसा नहीं है, इसका खास है कि
समय एक रहेगा। मान लो कि ये महीना मई है तो मई ही रहेगा, लेकिन मई में कुछ पर्सन्स मुंबई में, कुछ बेंगलोर में, कुछ कलकत्ता में, कुछ बिहार या पटना में सफर करते हैं, लेकिन जो कलकत्ता का पेशेंट है वो अलग डिजीज से सफर कर रहा है, जो मुंबई का है वो अलग से, बेंगलोर का जो है अलग डिजीज से सफर कर रहा है, और पटना का अलग से, लेकिन टाइम पीरियड एक है, बट द डिजीज इज डिफरेंट। जैसे अगर कोलकाता में सभी को जॉन्डिस हो रहा है तो हो सकता है कि पटना में या बिहार में सभी को टाइफाइड हो रहा है, इसी तरह से दूसरे जगह पे दूसरी बीमारी हो रही है, मुंबई में कोई चौथी बीमारी हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर एक ही समय में अलग अलग डिजीज के कुछ पर्सन्स अफेक्टेड है, जिसके अंदर उस डिजीज की ससेप्टिबिलिटी की वजह से अफेक्टेड होने का कंडीशन है, वो लोग बीमार पड़ते हैं। मतलब एक समय में एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स get affected with similar disease at the same time but in different places different diseases। समझ में आ गया? ये एक खास बात है स्पोरेडिक डिजीज के। हालांकि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों को सबको मालूम है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं। और उसी तरह से एपिडेमिक डिजीज तो आज बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग एपिडेमिक डिजीज झेल रहे हैं। एपिडेमिक डिजीज के बारे में भी दो तरह का डिजीज हुआ, एक एपिडेमिक एंडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है। अभी एपिडेमिक डिजीज के बारे में सिंपल सी बात है जो ये समझने की जरूरत है, ये भी एक एक्यूट डिजीज है। इस एक्यूट डिजीज में खास बात है कि इसका जो कंडीशन है ये बहुत सडन एंड वायलेंट होता है, और इसमें या तो पेशेंट का जान चला जाता है या पेशेंट रिकवर कर देता है। ये एक खास कंडीशन है। अगर ये बहुत वायलेंट रहा तो पेशेंट का जान चला जाएगा, अगर मामूली रहा तो ये अपने आप रिकवर कर जाते हैं, बिना मेडिसिन के भी रिकवर करते हैं। ये एपिडेमिक डिजीज में एक और खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अगर एक ही कॉजेटिव एजेंट से एक ही समय में एक ही टाइप के साइन एंड सिम्टम दे करके अगर पेशेंट सफर करता है, और तब जब ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया में हो जाता है तो ये हाईली कंटेजियस हो जाता है, और इस कंडीशन को हम एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। ये एपिडेमिक डिजीज दो भाग में बोला कि कुछ ऐसा डिजीज है जो किसी एक एरिया में ही निहित रहता है या हमेशा वो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कॉलेरा की बात करें तो ठीक है, एक समय में एक जगह कॉलेरा हुआ, लेकिन दूसरे जगह में दूसरे जगह कॉलेरा हुआ, तीसरे जगह में तीसरा जगह कॉलेरा हुआ, कहीं लंदन में कभी कॉलेरा हुआ, कभी इंडिया में कॉलेरा हुआ, कभी अफ्रीका में कॉलेरा हुआ। तो ऐसे डिजीज को एपिडेमिक डिजीज कहेंगे। लेकिन एंडेमिक डिजीज तब हो जाता है जब एक कंट्री में और एक ही क्षेत्र में जब एक ही डिजीज हो और बाकी वर्ल्ड में ना हो, उसको एंडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कालाजार जो ज्यादातर ये इंडिया में और बिहार में ही है, तो इसको एंडेमिक डिजीज हम कह सकते हैं। एक डिजीज है जो पैंडेमिक है। पैंडेमिक क्या है? वो अभी का डिजीज है, दैट इज कोरोना, कोविड-19, जहां कि हम देख रहे हैं पूरे विश्व लेवल पे जब कोई डिजीज फैल जाता है तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। तो ये हालांकि आप जानते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिस्ट में 3 डिजीज के बारे में आ गया, एक्यूट डिजीज के बारे में। एक्यूट डिजीज इंडिविजुअल डिजीज होता है, स्पोरेडिक डिजीज होता है, एपिडेमिक डिजीज होता है। तो इसकी जानकारी हमने आपको दी, और अब हम जानेंगे जो क्रोनिक डिजीज के बारे में। और ये क्रोनिक डिजीज का जो क्लास अब यहाँ से शुरू होगा, ये वास्तव में आज हम पार्शियली आपको बताएंगे, और इसका डिटेल फर्दर जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, सेकेंड फॉलोइंग डे में, कल हो या परसों हो, उसमें इसमें आगे बताएंगे। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग डिजीज और खास करके क्रोनिक डिजीज जो हमारा क्षेत्र है होम्योपैथी का, उसमें इसको समझने के लिए अच्छे से समझना है, और अगर कोई कंफ्यूजन भी नहीं रखना है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट को आपको क्लियर करने के लिए। बहुत ही अच्छा समय है, बहुत टेंशन नहीं है अभी, और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो एक्यूट डिजीज के बाद अब आते हैं क्रोनिक डिजीज प्रॉपर। क्रोनिक डिजीज को फिर 3 भाग में बांटा गया है। जैसे कि एक आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज है, एक सीडो क्रोनिक डिजीज है। ये जो लोग भी अभी आते हैं, जैसे अभी आए हैं रुकुमुद्दीन और कौन कौन आए हैं, ये लोगों से निवेदन है कि
आप लोग समय से, और महिमा जी भी, आप लोग समय से एट होम आए, टाइम दिया रहता है पहले से, तो आप लोग कोशिश करिए समय से आए। हम जानते हैं कि हम लोगों का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप लोग का इंपॉर्टेंट क्या है ये भी मुझे मालूम है कि आप लोग चाहते हैं कि केवल यहाँ पर शो हो जाए कि आप यहाँ पर अटेंड किए थे, बस आपके लिए फकत उतनी आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जो हमारा पार्ट है हम करेंगे, जो आपका पार्ट है आप स्वतंत्र है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, सीडो क्रोनिक डिजीज एंड डिजीज प्रॉपर ड्यू टू फंडामेंटल कॉजेस। अब हम बहुत ही कम समय में ये दो डिजीज के बारे में जानेंगे, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज और सीडो क्रोनिक डिजीज। बेसिक जो पढ़ाने का है ये थर्ड बीएचएमएस में, वो डिजीज प्रॉपर ड्यू टू फंडामेंटल कॉजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसको कैसे ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है, हमारे पास कैसे डिजीज आते हैं, कौन से डिजीज आते हैं, उसका रूपरेखा क्या रहता है और हमें क्या मुश्किल होता है, उन सब के डिस्कशन में जो सेकंड लेक्चर रहेगा उसमें है, जो मोस्टली और मतलब प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है। मैं हमेशा बताता हूँ बेलाडोना, रस्टक, आर्सेनिक एक्सेट्रा तो सभी लोग जानते हैं, सब लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एक ऐसी शिक्षा है या ऐसा एक स्केल है, मतलब एक ऐसा बेस है जिसमें ये बताया जाता है कि व्हाट इज द टेक्निक्स ऑफ क्योर, कैसे आप क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। इसलिए आपको ऑर्गेनल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ध्यान से नहीं पढ़ना चाहिए, आपको जो सर्जरी है उसको ध्यान से नहीं पढ़ना चाहिए। सर्जरी अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा डिजीज का बहुत एक्यूट अभी एसेंशियल है। जैसे मैंने कहा था ना कि सर्जिकल डिजीज को कब बहुत अर्जेंसी है, उसको तुरंत भेजना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब तक आप सर्जिकल डिजीज को प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा सर्जिकल डिजीज, जैसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, एडवांस केस ऑफ अपेंडिसाइटिस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इन चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोगों को इसीलिए सर्जरी भी पढ़ना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास सारे जितने गायनेकोलॉजिकल केसेस हैं, जितना ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस का केसेस है, आप सभी लोग जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का जितना ज्यादा डिसऑर्डर्स है वो होम्योपैथिक से ज्यादा अच्छा क्यूरेबल है। और हार्मोनल के लिए तो जो एलोपैथिक सिस्टम है मेडिसिन, वो तो बहुत साधारण सी बात है, केवल हार्मोनल पिल्स देते हैं और टेम्पोररी बेस पे उनका ट्रीटमेंट होता है, दे आर नेवर क्योर्ड। But so far as the homeopathy is concerned, if you treat properly, if you understand properly, you can treat well and similarly you can cure the patient as well. तो मेरा ये कहना है कि सर्जरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिटी मेडिसिन तो है ही है क्योंकि आपको तो कम्युनिटी मेडिसिन में ही काम करना है। और बाकी चार फंडामेंटल है, जैसे कि होम्योपैथिक मेटेरिया मेड का है, वो तो आपका टूल्स है, उसके बगैर जाने हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऑर्गेनन वो है जिसपे से चल करके आप ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी जरूरी है। उसके बाद है रिपर्टरी, कि हाउ टू सेलेक्ट और हाउ टू चूज द मैक्सिमम सिमिलरिटी के लिए वो रिपर्टरी टूल आपके पास है। फार्मेसी का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि फार्मेसी से आपको ये नॉलेज मिलता है कि कौन सी दवा कब देनी है, कैसे देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, और क्या उसका पावर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये सारा नॉलेज आपको फार्मेसी के थ्रू आता है। तो 4 सब्जेक्ट तो हो गए वो जो कि आप होम्योपैथिक के हैं, और बाकी 8 सब्जेक्ट वैसे हैं जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, चाहे एनाटॉमी हो चाहे फिजियोलॉजी हो। तो सभी एलाइड सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिजीज फेनोमेना को समझने के लिए, ताकि आप उस पेशेंट को क्योर कर सके। ठीक है पल्लवी, समझ में आ रहा है ना? पल्लवी समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर, यस सर। आंख बंद करके सुनोगे तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। हम बोले हैं सबसे बात करेंगे वीडियो पे अभी। सो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, भूख लग गया था।
अच्छा कोई बात नहीं, आप आवाज नहीं करें, काइंडली अपना म्यूट रखें माइक। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज एक डिजीज वो है जो कि कहा जाता है कि ये ट्रू मियास्मेटिक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इसमें मियास्म का पार्ट रहता है। माइंड इट, क्योंकि लोग ये पढ़ाते हैं आपको कि ये मियास्मेटिक डिजीज नहीं है, क्योंकि एक बॉडी जो किसी डिजीज से सफर कर रहा होता है तो उसमें तो मियास्म है। अकॉर्डिंगली जब उसके लिए एलोपैथिक या इसमें हमने लिखा है कि वैसा मेडिसिन जो कि लार्ज अमाउंट में हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंसेस लिया जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स के कारण जो डिजीजेज होते हैं वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होते हैं। तो इसका जो रिएक्शन भी है वो जरूरी नहीं कि सब में एक समान हो, किसी किसी में थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ये अलग बात है कि एलोपैथिक में सभी में लिखा रहता है कि ये साइड इफेक्ट है, चूंकि वो मटेरियल डोजेज है उसका निश्चित ही वही होता है। इसीलिए मियास्म एक पार्ट में एक बॉडी अफेक्टेड है, एक डिजीज से अफेक्टेड है, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो अदर मेडिसिन लेता है। उस अदर मेडिसिन को लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करने से और लगातार लेने से, जो कि हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंसेस है, तो उसको क्या हो जाता है, उससे रिलेटेड एक डिजीज होता है जिसको हम आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। और ऐसा आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज जो होता है उसको बहुत मुश्किल होता है ठीक करना। अब ये आर्टिफिशियल डिजीज दो वजह से हो सकता है, या तो एक वायलेंट हीरोइक मेडिसिन सब्सटेंस लंबे समय तक लगातार इंक्रीजिंग डोज में लेने से हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपका वो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहा है वो वेनेसेक्शन से कर रहा है, लीचेज लगा के कर रहा है, जैसे कि पहले हुआ करता था हैनेमैन के समय में। तो क्या होता है कि इससे जो वेनेसेक्शन लीचेज है, ये इससे क्या होता है, आपका वाइटल फ्लूइड, नॉट वाइटल फ्लूइड, वाइटल फ्लूइड का ड्रेन हो जाता है। और इतना ज्यादा ड्रेन होने से वाइटल फोर्स बहुत ज्यादा वीकेंड हो जाता है, इतना ज्यादा वीकेंड हो जाता है कि वो फिर उस डिजीज को ठीक करने की कैपेबिलिटी में नहीं रहता। तो दो कंडीशन है, एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंसेस का यूज करने से, और दूसरा है कि आप लीचेज या वेनेसेक्शन इसको करने के कारण आपको ये आर्टिफिशियल डिजीज होता है, जिसमें अगर वाइटल फोर्स सही रहा तो आप आसानी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है ये क्योर होना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज वो डिजीज है जिसको बहुत आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, और जिसका वाइटल फोर्स टू वीक है वो बहुत इम्पॉसिबल है ठीक करना, चाहे कोई भी मेथड से किया जाए वो नहीं हो। ठीक है, स्वीटी बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वीटी ये काम कर रही है, खाना बनाते बनाते सुन रही है लेक्चर। ये होना चाहिए जज्बा कि खाना भी बनाए और साथ में लेक्चर भी सुने, है ना, दोनों काम, अटेंडेंस भी होता रहेगा, लेक्चर भी सुनते रहेंगे। स्वीटी, हाउ नाइस ऑफ यू, वेरी गुड। नो सर, 3 बजे कोई खाना नहीं, अच्छा ठीक है भाई, सर मैं खाना नहीं बना रही। खाना बना लेना, बस 10 मिनट और लेंगे फिर हम रूबरू होंगे। ठीक है, आप वीडियो अभी बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है सीडोक्रोनिक डिजीज। सीडोक्रोनिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो इसमें मियास्म का रोल बिल्कुल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीडोक्रोनिक डिजीजेज आर दोज डिजीजेज व्हिच आर नॉन मियास्मेटिक डिजीजेज। इसमें मियास्म कहीं है ही नहीं। अनिशा भारती, इतना लेट आने की आवश्यकता नहीं है। आगे की क्लास में ऐसा हो सकता है कि बाद में हम एडमिट भी ना करें, आज के क्लास में एडमिट कर रहे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अनिशा। सीडोक्रोनिक डिजीज वो डिजीज है जिसको हम झूठा डिजीज कहते हैं, जो कि क्रोनिक डिजीज की तरह तो लगता है लेकिन वास्तव में क्रोनिक डिजीज नहीं होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेशन में समझाने के लिए ये बोलना बहुत आवश्यक है कि सीडोक्रोनिक डिजीज वो डिजीज होता है जो नॉन मियास्मेटिक होता है। तो ऐसा कौन सा डिजीज है जो नॉन मियास्मेटिक है और क्रोनिक डिजीज की तरह भी लगता है? ये वो डिजीज है जो कि तैयार होते हैं तब जब हमें वो चीजों का मिलता नहीं है या उपलब्ध नहीं होता है जो हमारे लाइफ को पुल ऑन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको फ्रेश एयर की जरूरत है
हमको धूप की जरूरत है, हमको सारा विटामिन की जरूरत है, हमको मिनरल्स की जरूरत है। लेकिन लंबे समय तक अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए, लंबे समय तक किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, लंबे समय तक कोई सेलर या अंडरग्राउंड में रहता है जिसको धूप नहीं मिलता, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं रहता, तो इससे भी एक रोग होता है। जैसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस का एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो ऐसे डिजीज को अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ना दें, विटामिन ए का सप्लीमेंट कर दे, तो फटाफट ठीक हो जाएगा। चूंकि ये एक झूठा बीमारी है, इसके लिए हमको होम्योपैथिक के लिए चिल्लाना नहीं है। लेकिन होम्योपैथी का रोल तब आएगा जब एक ऐसा पेशेंट आएगा कि विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में उसका डाइट है, कहीं से कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे सफर कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डिसऑर्डर्स है। इसको करेक्ट करने के लिए हमको मेडिसिन देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई जरूर ऐसा मैथमेटिक बैकग्राउंड है जिसके कारण से इसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और तब दवा देंगे, तब एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन जब होगा प्रॉपर विटामिन की, तब उसका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दो पार्ट है। एक पार्ट है कि हमको ये जानना पड़ेगा कि सीडोक्रोनिक डिजीज क्या वास्तव में किसी चीज की कमी या अधिकता से हो गई है, या सीडोक्रोनिक डिजीज का बैलेंस डाइट रखने के बावजूद हो रहा है। अगर बैलेंस करने के बावजूद हो रहा है तो होम्योपैथी का रोल है। अगर बैलेंस करने के कारण नहीं, बल्कि बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से हो रहा है, तो उसको हमको बैलेंस कराना पड़ेगा और उसी से ठीक हो जाएगा। तो सीडोक्रोनिक डिजीज ऐसा डिजीज होता है। तो इसमें कुछ में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है भी, कुछ में नहीं भी। तो ये ध्यान रखिएगा। और सीडोक्रोनिक डिजीज बताने का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये नॉन मियास्मेटिक डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्रोनिक डिजीज प्रॉपर। यहां से जो क्लास है वो कंटिन्यू होगा, जो नेक्स्ट क्लास में भी जाएगा। सच डिजीजेस आर मियास्मेटिक डिसऑर्डर्स। ये कौन सा है? मियास्मेटिक डिजीज है। सो जनरल डिजीज इधर ड्यू टू सिंगल मियाज और मल्टीपल मियाज। दो तरह के क्रोनिक डिजीज हुए। एक है जनरल क्रोनिक डिजीज, जो कि हम लोग सारे को, जैसे कि चाहे एक्जिमा हो, कोई भी ऐसा क्रोनिक डिजीज हो जिसको कि हम ले सकते हैं, और एस्थमा है, वो हो गया डिजीज विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम विद सिंगल मियाज और मिक्स मियाज। और एक होते हैं डिजीज विद फ्यू सिम्टम्स, उसको हम कहते हैं वन साइडेड डिजीज या लोकल मेलाइटिस कहते हैं। ये वन साइडेड डिजीज भी दो तरीके के होते हैं। वन साइडेड डिजीज जो दो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है जो डिजीज विथ ओनली मेंटल सिम्टम, दैट इज मैनिया, या आप मेंटल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। और डिजीज विथ फिजिकल और कॉर्पोरियल पर्टिकुलर टाइप, लाइक जैसे कि किसी को कार्डियलिया है, या लॉन्ग समय का हेडेक है, या माइग्रेन। यानी कि वन साइडेड डिजीज वो डिजीज है जिसमें फ्यू सिम्टम्स ही एक्सप्रेस होते हैं, और उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक हो गया डिजीज रिलेटेड टू द मेंटल डिसऑर्डर्स, और डिजीज रिलेटेड विद द बॉडी, यानी कॉर्पोरियल या पर्टिकुलर डिसऑर्डर। पर्टिकुलर के लिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम, जैसे कोई कार्डियलिया हो, चाहे हेडेक हो, इस तरह के कोई एक डिजीज है जो एक ही ऑर्गन को इफेक्ट हुआ और पेशेंट उसी से परेशान है, और अदर सिम्टम कोई बोलता भी नहीं है, केवल कहता है मेरा यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। और दूसरा जो है डिजीज ऐसा है जो कि मेंटल डिजीज है, जिसमें भी वही होता है कि माइंड परेशान रहता है, उसमें बॉडी उसको नहीं पता चलता है, वो सिर्फ मेंटल सिम्टम की बात करता है। तो ऐसे डिजीज को हम लोग वन साइडेड डिजीज कहते हैं। और ये वन साइडेड डिजीज में, जिसको कि लोकल मेलाइटिस है, इसको फर्दर दो भाग में बांटा गया है। जैसे एक है जो स्लाइटली सर्जिकल होता है, जो कि एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से होता है, और ये डिजीज होता है फ्रॉम विदाउट, मतलब ये अंदर से डिजीज नहीं होता है, ये बाहर से एक्सटर्नल सरफेस से कुछ रिसीव करके, कुछ माइनर इंजुरी, कट इंजुरी हुआ, उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कुछ ज्यादा इंजुरी हो गया तब क्या करेंगे, उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एक अलग पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो नॉन सर्जिकल होता है, वो डायनेमिक डिजीज होता है और फ्रॉम विद इन होता है, अंदर से आता है, जिसको कि हम लोकल मेलाइटिस, जैसे किसी को एक वार्ट्स हो गया, एक मोल हो गया, ऐसा है। लेकिन ये वार्ट्स, ये मोल वास्तव में ये केवल आउट सरफेस पे नहीं है, बल्कि इसका रूट अंदर तक है। ये जो अंदर तक की बात कही, ये एक स्पेशल कोर्स है, स्पेशल कोर्स नहीं है, स्पेशल फोकसिंग स्टडी है
जिसकी स्टडी हम अगले क्लास के बाद हम इसको करेंगे और वहां से जानेंगे कि आखिर ये ट्रू क्रॉनिक डिजीज जो डायनेमिक डिसऑर्डर्स है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और वही आपका क्षेत्र है। यानी अभी तक जो इससे पहले सारी बातें हमने बताई वो सारा कुछ क्या था, वो सारा कुछ था भूमिका था कि हम लोग के पास एक एक्यूट डिजीज होता है, एक क्रॉनिक डिजीज होता है। एक्यूट डिजीज 3 प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक डिजीज 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूट डिजीज में इंडिविजुअल होता है, स्पोरेडिक होता है और एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक 2 टाइप का होता है, एंडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है। फिर क्रॉनिक डिजीज 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होते हैं, सीटो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, और क्रॉनिक डिजीज प्रॉपर होता है, प्रॉपर में होता है, विद मियाज्म होता है, मियाज्म में भी। और ये जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम होते हैं और फिर पार्शियली डेवलप्ड सिम्टम होते हैं। जो फ्यू सिम्टम होते हैं उसको वन साइडेड डिजीज बोलते हैं। जो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं वो सिंगल मियाज्म से भी हो सकते हैं, मिक्स मियाज्म से भी हो सकते हैं। दूसरा जो वन साइडेड है, वन साइडेड भी 2 तरह का हो गया, एक हो गया मेंटल पे हो गया, एक हो गया पर्टिकुलर पे। मेंटल का हो गया मेंटल डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलर का हो गया कोई एक पार्ट अफेक्टेड। दूसरा हो गया कि एक और जो माइनर डिजीज लोकल मेलाइटिस में है, जो एक एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से होता है और एक फ्रॉम विद इन होता है। तो ये सारी बातें अभी तक जो हमने बताई आपको बेस तैयार किया कि एक्यूट डिजीज क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, विद दिस होप कि आप पहले से इनको जानते हैं। और फिर भी हमने आपको एक बार रिफ्रेश कर दिया ताकि अगले क्लास में जब मैं लूँ तो क्रॉनिक डिजीज से शुरू करूँ और वहां से आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपर मियाज्म से शुरू करेंगे और इसको प्रॉपरली टेकअप करेंगे और ट्रीटमेंट बताएंगे सभी का कि क्रॉनिक डिजीज कैसे होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं। और क्रॉनिक डिजीज का उस कंटिन्यूएशन में जो एफोरिज नंबर पहले से बता दे रहे हैं 202 एंड ऑनवर्ड से शुरू होगा और ये मेंटल डिजीज और इंटरमिटेंट फीवर तक यानी 202 से लेके 245 तक में ये डिजीज को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ये विवेक कुमार अब आए हैं 85 रोल नंबर, उनको हम अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि अब ये क्लास खत्म हो रहा है। और अभी हम चाहते हैं कि सभी लोग अब अपना वीडियो ऑन करें और मेरा कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग जवाब देंगे। आप बताएं लोगों को कैसे देखा जाए और लोगों को सबको। आइए हाँ पल्लवी, पल्लवी हाँ पल्लवी कहाँ बोल रही है? अनम्यूट नहीं हुआ था सर। हाँ सुन रहे हो भाई बात? यस सर, यस सर। हाँ बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूट डिजीज? यस सर। कौन कौन से डिजीज होते हैं एक्यूट डिजीज के? क्या सर? कितने टाइप के एक्यूट डिजीज होते हैं? यही रहो। सर 3 होते हैं, एपिडेमिक। हाँ सर एपिडेमिक सब 3 होते हैं। हाँ बोलो सर कौन कौन 3 से? होते हैं। कौन कौन से? कहाँ गया? किताब निकाल ली। सर स्पोरेडिक और एपिडेमिक अब निकालेंगे। और एक नहीं आता। हाँ ये अंजनी नारायण बोल रही है, नहीं गौरव। हाँ बोलो एपिडेमिक और कहाँ गई पल्लवी? सर यही है। अच्छा ठीक है, अपनी जगह पे इसको मेन क्या है? जैसे जो बोलेगा फर्स्ट फ्रंट पे। हाँ बोलो एपिडेमिक डिजीज और सर स्पोरेडिक और एक नहीं याद आ रहा। एक नहीं याद आ रहा है, बताओ। तुम तो खाना नहीं बना रही थी, तुम तो को भूख लगी हुई थी। हाँ अगली बार से खाना वाना खा के बैठिएगा, है ना? ठीक है सर। और तीसरा डिजीज है इंडिविजुअल डिजीज, ठीक है? उसका दिमाग में था लेकिन भूल गया। अच्छा गौरव बताइए, गौरव कुमार बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज?
ये आवाज तो आ रही है। अनम्यूट करिए गौरव। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। जी सर, क्रोनिक डिजीज जो है कि 3 टाइप के होते हैं क्रोनिक डिजीज। हाँ कौन कौन से? अब जैसे सूडो क्रोनिक डिजीज होते हैं और आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज होता है और हाँ। एक सूडो क्रोनिक और सूडो आर्टिफिशियल और क्रोनिक डिजीज प्रॉपर। क्रोनिक डिजीज प्रॉपर। हाँ ठीक है। उसके बाद नेहा? फर्दर डिवाइड है। नेहा माइक को ऑन करिए। हाँ नेहा बताइए, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज क्यों होता है? आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज वो हमारा हेरोइक मेडिसिन की क्या? लेने की वजह से थोड़ा थोड़ा लाउड बोलो, आवाज कम आ रही है आपकी। सर आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज हेरोइक मेडिसिन के यूज करने से होता है। जो हम मतलब लार्ज अमाउंट में हम हेरोइक मेडिसिन को लेते हैं, उसकी वजह हाँ। से डेवलप होता है वो हाँ। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। हाँ, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज 2 तरीके से होता है। एक लार्ज अमाउंट में लॉन्ग समय तक हीरोइक मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं एक, और दूसरा अगर वेनेस सेक्शन करते हैं, लीचेज लगाते हैं जहां पे ब्लड का फ्लो कराते हैं ठीक करने के लिए, 2 कंडीशन है, दोनों से आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज होता है। ठीक है, तो नेहा अटेंटिव रहिएगा, अगले क्लास में जब नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। ठीक है, डॉक्टर विवेक पांडे। हाँ डॉक्टर विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, अरे सुन रहे? मास्क लगाने की जरूरत नहीं थी अभी। अच्छा हॉस्पिटल में बैठे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में हैं? जी सर। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। जी सर। हाँ कहाँ है डॉक्टर साहब? बात हो सकती है? जी सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब बताइए कि इंडिविजुअल डिजीज कैसा डिजीज होता है? इंडिविजुअल डिजीज सर, जो हम लोग के पर्सन टू पर्सन जो डिजीज हमारे बॉडी में सफर करता है, जो भी पर्सन या जो भी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, अगर सबका अलग अलग डिजीज होता है, जैसे कि एपिडेमिक और हम उसकी बात करें तो वो एक एपिडेमिक डिजीज एक ग्रुप इंडिविजुअल में नहीं होता है डॉक्टर साहब। जी सर। डॉक्टर साहब एपिडेमिक डिजीज इंडिविजुअल डिजीज नहीं होता है, बहुत डिफरेंस है। नहीं सर, मैं वो एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कि एपिडेमिक जो होता है वो एक ग्रुप में होता है, एक जैसे कि अभी नहीं, हमारा हमको केवल आप कोविड-19 चल रहा है। इंडिविजुअल डिजीज के बारे में बताइए सर। इंडिविजुअल डिजीज इन द सेंस कि सर वो चीज हमारे जो पर्सन टू पर्सन, एवरी पर्सन का अलग अलग डिजीज पे जो सफर करता हो, अलग अलग डिजीज से वो सफर कर रहा हो, जो भी पर्सन, उसको इंडिविजुअल डिजीज कहते हैं, सबका जैसे अलग अलग। किसी को टाइफाइड हो गया हो और किसी को मलेरिया हो गया हो, तो मलेरिया जिसको हुआ है उसके लिए वो इंडिविजुअल डिजीज है, जिसको टाइफाइड हुआ जी हो वो सर। उसके लिए इंडिविजुअल डिजीज है। जी नहीं, गलत है ये आंसर, ओके ये सॉरी गलत सर। है। और अधिकतर लोग ये गलती करते हैं इंडिविजुअल डिजीज को समझने में। ठीक है, जी तो ऑर्गेनल निकालिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, आशुतोष गुप्ता जी। यस सर। हाँ बताइए इंडिविजुअल डिजीज के बारे में। सर इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल पर्सन में ही। हाँ इंडिविजुअल पर्सन में तो होता ही है। कैसा होता है? ध्यान रखिएगा गुप्ता जी। यस सर, उसमें आवाज बहुत कट रही थी सर। कोई बात नहीं गुप्ता जी, नेक्स्ट टाइम आवाज नहीं कटेगी, ध्यान रखिएगा, सोइएगा नहीं। शालिनी, शालिनी, शालिनी को आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट करो शालिनी, मोबाइल को से अनम्यूट करो, म्यूट है। अच्छा
म्यूट ऑन है, अनम्यूट सबको। अब अभी जो एग्जाम पढ़ेंगे ना, मतलब उन बच्चों को कैसे और अच्छा लगा फिर और कर नहीं आ रही आवाज। हाँ अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार जी कहाँ देखो तो अनम्यूट। हाँ अक्षय कुमार जी बताइए इंडिविजुअल डिजीज कौन कैसे होते हैं? अच्छा लगा अक्षय कुमार शालिनी को बोलो यार जो करने के लिए कर ही नहीं रही है। शालिनी बताइए। सालवी, सालवी शर्मा, लीव कर रहे हैं सब, क्या कर जोहरा फिरदौस, अभी अटेंडेंस होना बाकी है, सभी लोग रहेंगे। सब सोया पड़ा। हाँ अजमल शेख जी, अजमल शेख जी, अजमल शेख जी आवाज आ रही है? निधि आप लोग से बात नहीं हो रही है, सभी से बात करना है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सभी को आवाज आ रही है? यस सभी को आवाज आ रही है? यस सर। बात ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। यस सर। आप सभी लोग ठीक हैं? यस सर। यस सर। सब ठीक है? यस सर। यस सर ठीक है। यस सर। सब ठीक है? बहुत अच्छे। यस सब्जेक्ट। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छे से रहिए, अच्छे से हेल्थ का ध्यान दीजिए और अच्छे से खाना खाइए। थैंक यू अच्छे खाने से आप कैसे हैं प्रोटीन, सर? कार्बोहाइड्रेट सभी अच्छे से लीजिए, फैट भी अच्छे से लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, किसी चीज की कमी मत होने दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में कल या परसों होगा नेक्स्ट क्लास, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, आप लोग आप छोड़ सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ओके सर। हम एंड कर रहे हैं। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा कहाँ गया एंड मीटिंग करने वाला? स्टॉप नहीं, स्टॉप शेयर एंड ध्यान से